ये वाला हमने यहीं पे क्लास लास्ट एंड करी थी। चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास 5 गिवन था, पावर सेट ऑफ ए बताना था, पावर सेट ऑफ ए बताना था। इस पे हम बात कर रहे थे। पावर सेट हमारे पास होता क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ये इसकी डेफिनेशन होती थी कि इसके सारे सबसेट्स को इकट्ठा कर लो तो क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। तो अब अगर ए 5 हो गया था, 5 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने होंगे, 0, क्योंकि ए 5 है हमारे पास। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे, इट इज 2 टू द पावर 0, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट, जो कि कितने हो जाएंगे, 1। तो पावर सेट ऑफ ए हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये हमारे पास आया था पावर सेट ऑफ ए, इसकी हमने लास्ट टाइम ये बात कर ली थी। और इस टाइम पे ये जो 5 है ये हमारे पास एलिमेंट है, ये हमारे पास सेट नहीं है। अब 5 क्या है इस टाइम पे, एलिमेंट है। तो पहले मैं आपको साइड में एक एग्जांपल दे देता हूँ, एलिमेंट और सेट में फर्क क्या है, सबसेट में और एलिमेंट में क्या फर्क है। देखो इधर, जैसे उस दिन हमने क्वेश्चन किया था, सी एक सेट लिया था कि वो ऐसे है 1 2 3, मान लो ये, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं ये, तो ये हमारे पास इज एलिमेंट ऑफ सी, ये एलिमेंट ऑफ सी, ये हमारे पास सबसेट नहीं है। जो चीजें हमने लिस्ट करी होती हैं, जैसे इसको 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 हमने लिस्ट करा है, कॉमा से सेपरेट करा है, तो ये सब क्या बनेंगे, एलिमेंट। हाँ, अगर मैं एलिमेंट को उठा के ब्रैकेट में लिख देता हूं, जैसे मैंने 2 को उठा के ब्रैकेट्स में लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एज सबसेट। एलिमेंट को उठा के अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट। ऐसे ही ये एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट था, अब इसमें एक और मैंने ब्रैकेट लगा दी, अब क्या बन गया, एज सबसेट बन गया। तो सबसेट और एलिमेंट अलग अलग चीज है। एलिमेंट को उठा के अगर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं तो वो क्या बन जाता है, मेरे पास सबसेट बन जाता है। और वैसे अगर मैं सिंपल लिखता हूँ 2, तो मैं क्या लिखूंगा, बिलोंग्स टू सी। 2 इज अ सबसेट नहीं लिखूंगा, क्योंकि 2 इस टाइम पे क्या है, एलिमेंट है। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 करली ब्रैकेट्स में, अब ये क्या बन गया, सबसेट, तो ये क्या हो जाएगा, इज अ सबसेट ऑफ सी, इस तरीके से। तो एक बच्चे ने ये भी पूछा था कि एलिमेंट और सबसेट में डिफरेंस बता देना एक बार दोबारा से, एक बार मैंने दोबारा बता दिया। अब यहाँ पे वापसी आ जाते हैं, पावर सेट ऑफ ए हमने लास्ट टाइम लिख लिया था। अब पावर सेट ऑफ ए अगर लिख लिया था, अब मुझे क्या चाहिए, पावर सेट ऑफ ये चाहिए था। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, काफी बच्चों ने रिप्लाई करा और काफी बच्चों का सही भी है ये, लेकिन अभी भी कुछ कुछ बच्चों ने इसका गलत रिप्लाई करा था, उनको मैंने हालांकि व्हाट्सएप पे भी बता दिया था कि क्या रीजन है गलत होने का। देखो अब मुझे ये बताओ, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 टू द पावर 1 विच इज 2, क्योंकि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, सबसेट्स के बराबर, और सबसेट्स कितने होते थे हमारे पास, 2 टू द पावर n। तो पावर सेट ऑफ ए में एक एलिमेंट था, तो पावर सेट ऑफ ए में कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 टू द पावर 1, 2 एलिमेंट हो जाएंगे। और वो दिखाई कैसे देंगे, पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, अब ये एक सेट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दूसरा, पाई में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं उनको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये एक सेट है ए, ठीक है, इसका आपको पावर सेट ऑफ ए लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, एक, इसके सबसेट कितने होंगे, 2 सबसेट होंगे, एक सबसेट 5 होगा और एक सबसेट ये इटसेल्फ होगा। इस पूरे को अगर ब्रैकेट में डाल दोगे तो पावर सेट बन जाएगा, यही पावर सेट का मतलब था। देखो फिर से, ये सेट है हमारे पास ए, इसके सबसेट्स लिख रहा हूँ, इसके सबसेट्स कितने होंगे, अगर इसमें एक एलिमेंट है तो इसके 2 सबसेट होंगे, और वो होंगे कौन से, एक 5 और ये सेट इटसेल्फ। दोनों को उठा के ब्रैकेट में लिख दोगे तो क्या बन गया, ये पावर सेट बन गया। ऐसे ही अब इसमें 5 क्या है, एक एलिमेंट है। अगर 5 एक एलिमेंट है तो एक तो एलिमेंट को मैं ब्रैकेट में डाल दूं, देखो जैसे यहाँ पे 1 को ब्रैकेट में डाला था इटसेल्फ, और दूसरा 5, क्योंकि इसका हर सेट का सबसेट 5 होता है। तो ये एक आ गया, एक ये इटसेल्फ आ गया, इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये क्या बना मेरे पास, पावर सेट ऑफ ए। काफी सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो अगर इसमें एक ही एलिमेंट है
देखो इसमें एक एलिमेंट है, 5 क्या है एलिमेंट, तो इसमें एक एलिमेंट है तो पावर से इसके पावर सेट में कितने होंगे 2 to the power 1 which is 2। इसका मतलब इसके दो सबसेट बनेंगे, जैसे इस 1 के दो सबसेट बनेंगे। अगर ये सेट ए है तो इसके सबसेट देखोगे तो कितने होंगे, दो, एक होगा 5, एक होगा ये इटसेल्फ। ऐसे ही इसमें इसके कितने सबसेट होंगे, दो, एक होगा 5, ये लिखा हुआ है 5, और एक होगा ये इटसेल्फ, ये लिखा हुआ है इटसेल्फ। दोनों सबसेट को लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में डाल दिया, क्या बन गया वो पावर सेट ऑफ ए। इतना पॉइंट मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो देखना फिर से अगर नहीं क्लियर होता वीडियो देख के भी अगर क्लियर नहीं होता दोबारा तो फिर मुझे आप कॉल कर देना, मैं कॉल पे समझाऊंगा, या फिर व्हाट्सएप कर लेना, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, अब ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। इसको थोड़ा सा और अपडेट कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देता हूँ, तो पावर सेट ऑफ ए पे जा रहा हूं मैं। अब देखो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने, पावर सेट ऑफ ए। अब देखो इसको मान लो आप, ये बना मेरे पास, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ बी सेट, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया बी सेट, तो मुझे पावर सेट ऑफ बी चाहिए होगा, सही कह रहा हूं। इसको अगर मैंने थोड़ी देर के लिए बी मान लिया तो ये देखो ये बी लिखा हुआ है पूरा, तो मुझे पावर सेट ऑफ बी चाहिए होगा। तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया कि मुझे बी एक सेट गिवन है और वो सेट कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा, और मुझे पावर सेट ऑफ बी बताना है। ये मेरा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इसको थोड़ी देर के लिए था तो एक सेट ही, इसको बी लिख लिया ताकि इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए इसको बी लिख लिया मैंने। तो बी मुझे ये गिवन था, मुझे कहा पावर सेट ऑफ बी बता दो, ये मेरा नया क्वेश्चन बन गया। अब जरा मुझे ये देखो बी सेट में कितने एलिमेंट है, एक, दो, और अगर बी सेट में दो एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ बी में कितने होंगे, 2 की पावर 2 विच इज 4। इसका मतलब पावर सेट ऑफ बी में 4 एलिमेंट दिखाई देने चाहिए, इसका मतलब इसके 4 सबसेट बनने चाहिए। अब इसके 4 सबसेट क्या क्या बनेंगे देखते हैं। इसी का फिर से एक और साइड पे एग्जांपल लेता हूं। देखो मान लो बी सेट मेरे पास कुछ ऐसा होता है जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, ये 1 और 2, इसके भी 4 सबसेट बनते। इसके क्या 4 सबसेट बनते, एक बार मैं क्या करता 5, वो तो है ही है, सबका सबसेट है। एक बार इसका सिंगल एलिमेंट उठा लिया 1, उसको ब्रैकेट में डाल दिया। एक बार इसका सिंगल एलिमेंट उठा लिया 2, उसको ब्रैकेट में डाल दिया। एक बार इसके दोनों एलिमेंट उठा लिए 1 और 2, उसको ब्रैकेट में डाल दिया। ये 4 इसके सबसेट्स है या नहीं। तो ऐसे ही मैं इन दोनों को एज एलिमेंट ट्रीट करूंगा, अब इसको भी और इसको भी, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट। जैसे 1 और 2 को मैंने एज एलिमेंट ट्रीट करा था, ऐसे ही इन दोनों को भी मैं एज एलिमेंट। तो एक तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5, वो तो है ही है 5, कॉमा, पहले सिंगल एलिमेंट को उठाओ, इसको उठा रहा हूं, सिंगल एलिमेंट को उठाया और क्या करो उसको ब्रैकेट में डाल दो, उसको ब्रैकेट में डाल दिया। देखो जैसे 1 को उठाया था उसको ब्रैकेट में डाल दिया था, ऐसे ही इसको उठाया ब्रैकेट में डाल दिया। उसके बाद क्या करो दूसरे वाले को उठाओ ब्रैकेट में डाल दो, दूसरा वाला एलिमेंट ऐसा दिखता था उसको उठा के ब्रैकेट में डाल दिया, जैसे 2 को उठा के ब्रैकेट में डाल दिया था। ऐसे ही फिर सेट इटसेल्फ पूरा का पूरा सेट उठा के रख लो, पूरा का पूरा सेट कैसा दिखाई देता है हमें, ऐसा दिखाई देता है। 1 2 3 4, ये 4 सबसेट थे, इनको क्या करोगे एक बड़ी ब्रैकेट में मतलब करली ब्रैकेट्स में डाल दोगे, तो ये क्या बन जाएगा पावर सेट ऑफ बी, जिसको प्यार से हम क्या कह रहे हैं पावर सेट ऑफ ए, ट्रिपल पावर सेट ऑफ ए, ऐसा कह रहे हैं इसको। पॉइंट क्लियर हुआ। आप यहां से देखो 1 और 2 से, 1 और 2 जब दो एलिमेंट थे तो पावर सबसेट कितने बनते थे 4, और इन्हीं को जब ब्रैकेट में डाल देता था तो क्या बन जाता था पावर सेट। तो एक बार तो 5 तो हमेशा है ही है, उसके बाद 1 2 और सेट इटसेल्फ, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट सेट इटसेल्फ, यही मतलब था। अब यहां भी देखो क्या करा मैंने, एक बार 5 लिया, फिर पहला एलिमेंट उठाया ब्रैकेट में डाल दिया, दूसरा एलिमेंट उठाया ब्रैकेट में डाल दिया, फिर पूरा सेट उठा लिया सेट इटसेल्फ। तो ये 4 सबसेट बने, उन्हें उठा के ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये क्या बन गया मेरे पास पावर सेट ऑफ ए बन गया। पॉइंट क्लियर हुआ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी वीडियो दोबारा से ढंग से देखो एक बार।
ये कल वाली वीडियो भी, मतलब लास्ट लेक्चर वाली भी, जिसमें पावर सेट एक्सप्लेन किया था, आज मैंने फिर से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दिया कि पूरा का पूरा क्या है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली क्या है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को। हम वेन डायग्राम में हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे सेट। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, अभी तक तो कर्ली ब्रैकेट से कर रहे थे। अब देखो, एक स्क्वायर बनाएंगे, सॉरी रेक्टेंगल बनाएंगे। एक स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, मतलब एक शेप का बनाना है, ठीक है। ये बना मेरे पास एक रेक्टेंगल, इसको हम यू लिखेंगे यहाँ पे, एक छोटा यू, कैपिटल यू, सॉरी। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास सिंबल है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आपको याद है, जो सबसे बड़ा सेट पॉसिबल होता था हमारी स्टडी से रिलेटेड। इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स आएंगे, ऐसे ऐसे। तो सर्कल्स कैसे भी हो सकते हैं, कितने भी बड़े कितने भी छोटे। हर सर्कल, एवरी सर्कल will represent a set। हर सर्कल एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सर्कल्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को। और ये बॉक्स जो मैंने बनाया है, रेक्टेंगल कह लो, स्क्वायर कह लो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल इसका बना के दिखाता हूं। मान लो मैंने कहा यूनिवर्सल सेट मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ये है। सेट ए मेरे पास 1 2 3 है। सेट बी मेरे पास 3 4 है, मान लो ऐसा। ये छोटा सा एग्जांपल लिया है। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी। मुझे उसने कहा इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर दो, तो ये मेरा वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं। आप देखो एक बार वेन डायग्राम। ये ए सेट, ये बी सेट, इनके साथ लिख देंगे सेट ए सेट बी, और यहाँ पे यू लिख देंगे। ये यू आप किसी भी कॉर्नर पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू हमेशा क्या बताएगा, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद आप पॉइंट्स मार्क करोगे, जैसे 1 2 3, ए में क्या आना चाहिए 1 2 3, और बी में क्या आना चाहिए 3 4। तो मैं क्या करूंगा, 3 एलिमेंट को यहाँ पे लिखूंगा। देखो, क्योंकि ये वो एरिया है जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। 4 को मैं लिखूंगा यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 बाहर, 6 बाहर। देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा। सेट ए मतलब ए के अंदर, सर्कल के अंदर जितने एलिमेंट है वो होंगे सेट ए के। बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो होंगे सेट बी के। यू के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो होंगे उसके। पॉइंट क्लियर हुआ कैसे क्या हो रहा है। अब मुझे ए में रिप्रेजेंट करना था, ए में कि 1 2 और 3 दिखाई दे, मैंने 1 2 3 बना लिया। बी में दिखाना था 3 और 4। अब मुझे एक एलिमेंट खास दिखाई दिया, ये कि ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। और ऑब्वियसली मैं वेन डायग्राम में दो बार तो लिस्टिंग करूंगा नहीं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, सेट्स में कभी भी दो बार लिस्टिंग नहीं होगी। अगर 2 बार लिस्टिंग नहीं करनी तो मुझे एक एलिमेंट बीच में देना पड़ेगा, जो कि इसके सर्कल में भी आएगा और जो कि इसके सर्कल में भी आएगा। तो मैंने 3 लिख दिया बीच में, जो कि दोनों के सर्कल में आया। अब 1 और 2 वो ए के पास थे तो ए के सर्कल में है, बी में तो नहीं है। ऐसे ही 4 जो था वो बी के पास था, ए के पास नहीं था, तो वो इसके सर्कल में। 5 और 6 ये दोनों किसी के भी सर्कल में नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट के पास है, तो मैंने दोनों के सर्कल से बाहर लिख दिया इसको। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अब हालांकि ये बहुत सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, हमें इस एग्जांपल से सिर्फ इतना समझना है कि इस सर्कल्स का क्या मतलब है, उस रेक्टेंगल का क्या मतलब है। रेक्टेंगल मतलब यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स आए होंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी। ए सेट, बी सेट। ए सेट क्या है मेरे पास, इसके सारे एलिमेंट इस सर्कल के अंदर। बी सेट का मतलब क्या है, बी के सारे एलिमेंट इसके सर्कल के अंदर। इतना वेन डायग्राम का पॉइंट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो मैं अभी आपको मौका दूंगा चैट बॉक्स में लिखने के लिए, थोड़ी देर बाद दूंगा, तो उसमें वो डाउट क्लियर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। पहले अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये हो गया वेन डायग्राम, उसकी रिप्रेजेंटेशन। सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेट्स को, सेट ए सेट बी। अगर मान लो इसमें ऐसा हो जाता
कि ए सेट मेरे पास हो जाता 1 2 3 और बी सेट मेरे पास हो जाता 4 5 ऐसा। तो आप एक बार, और यूनिवर्सल सेट वही लेके चल रहा हूं मैं जो हमारे पास था 1 2 3 4 5 6। एक बार अपनी कॉपी में फटाफट से इसका वेन डायग्राम बना दो, लगाओ अपनी कॉपी में वेन डायग्राम बना दो। चैट बॉक्स में अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, चैट बॉक्स में जब मैं कहूंगा कि लिखो तब लिखना, क्योंकि उसके अलावा आप लिखते रहोगे कोई फायदा नहीं होगा। फटाफट से इसका वेन डायग्राम बना दो। चलो मेरे हिसाब से सब लोगों ने वेन डायग्राम बना लिया होगा, मैं भी एक बार वेन डायग्राम बना देता हूँ, सब लोग अपना अपना वेन डायग्राम चेक करेंगे। और जिन्हें ऊपर वाले में इसको कंसेप्ट समझ नहीं आया था, एक बार फिर से देखो, फिर से नया वेन डायग्राम बना रहा हूँ, कंसेप्ट समझ आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या दिखाई देता है हमें, यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सेट को हमेशा छोटे से बड़े की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ भरना शुरू करना। ऐसा नहीं है सबसे पहले यूनिवर्सल सेट भर दो, सबसे पहले अंदर भरेंगे, फिर बाहर चलेंगे, फिर और बाहर चलेंगे। ये ए बना दिया, ये बी बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 4 और 5। इस बार इनका कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए में 1 2 3 तीनों बना दिए, इसमें 4 5 दोनों बना दिए, और यूनिवर्सल सेट के पास कौन सा बचा होगा, 6। ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट ये पूरा सेट है, ए और बी 6 को कंटेन नहीं कर रहे, इसलिए वो बाहर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें देखो ये वाला एरिया खाली रह गया, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि ऐसे दिखाई दे दो, ये ए, ये बी, ये यूनिवर्सल। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे कि इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3 दिखा दो, इसमें 4 और 5 दिखा दो, और बाहर 6 दिखा दो। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार ए और बी में वैसे भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये जगह वैसे भी खाली रहनी है, और खाली है तो इधर भी खाली है। ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, बोथ आर करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक उनमें कॉमन नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ अगर कॉमन है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 कॉमन था, 3 कॉमन था, तो ऐसे नहीं दिखा सकता कि मैं एक 3 इसको भी दे दूं, एक 3 इसको भी दे दूं, कि एक 3 मैंने इसको दे दिया, रेपिटेशन नहीं कर सकता। तो वो मुझे जब कॉमन है तो वो एक में ही दिखाना पड़ेगा, जब कॉमन नहीं है तो मैं उसको खाली दिखाऊं या फिर अलग अलग दिखाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको। अब मैं आपको कुछ ऑपरेशंस बताता हूँ वेन डायग्राम के बारे में। पहले मैं पूरी चीजें क्लियर कर देता हूँ आपको कि है क्या क्या, उसके बाद जो कि अभी मान लो आपको कुछ छोटे मोटे डाउट होंगे, मैं आगे और डिटेल बताऊंगा तो वो अपने आप ही क्लियर होते चले जाएंगे। हाँ जब वेन डायग्राम मैं खत्म कर दूंगा थ्योरी, उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचा होगा तो मैं आपको चैट बॉक्स में लिखने का मौका दूंगा, आप उस पर लिख सकते हैं। चलो अब वेन डायग्राम हमें समझ आ गया कि रेक्टेंगल क्या बताता है, सर्कल क्या बताता है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑपरेशन वो नहीं है ऑपरेशन थिएटर वाला, कहीं सोचो फिर डर के भाग जाओ कि ऑपरेशन ये वो है, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही सेट्स में कुछ कुछ ऑपरेशंस डिफाइंड है, जिसमें से सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट। इसको कैपिटल, इसको यू से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन। अब जय माता दी पे चले जाओ, जय माता दी पे जब वीडियो देख रहे होगे, जब नोट्स बना रहे होगे, जय माता दी पे आपको ये यू लिख के आना है। आप याद करो यूनिवर्सल के लिए भी यू यूज कर रहे थे, इसके लिए भी यू यूज कर रहे हैं, वो आपको देख के पहचानना होगा। लेकिन जय माता दी में आपको ये लिखना है, मैंने उसके लिए नहीं बोला था यू, आपको याद हो तो, जय माता दी नहीं बोला था मैंने, इसमें यू यूज होता है, ऐसे यूज करते हैं दो सेट्स के बीच में, ए यूनियन बी। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी, इसको ऐसे रीड करते हैं, सेट ए और सेट बी के बीच में यू साइन लिखा है तो ये यूनिवर्सल नहीं है। हाँ अगर वो कहता है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऐसे करके, तो हम इसको यूनिवर्सल लेके चलते हैं कैपिटल यू को, वरना इन जनरल ये साइन किसका होता है हमारे पास, यूनियन का। तो जय माता दी पे आप ये भी लिख दोगे, ठीक है। चलो अब इसका मतलब क्या है इस ऑपरेशन का, जैसे मैं आपको कहता हूँ 2 + 3 बताओ, तो इस ऑपरेशन का मतलब आपको पता है ना कि 5 है, इसका मतलब ऐड कर लो। इस ऑपरेशन को आप अच्छे से जानते हो, तो आप इस ऑपरेशन को अभी अच्छे से नहीं जानते हो, इस ऑपरेशन को मैं आपको बता देता हूँ, इस ऑपरेशन का मतलब है क्या।
एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, जब वीडियो देखोगे तो इस डेफिनेशन को सुन के कॉपी में लिखना। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a set C which consists of all the elements which are either present in B or in C, or either present in A or in B or both। ये अंग्रेजी है, पर अंग्रेजी से हमें कोई ज्यादा मतलब है नहीं, मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको मैथ्स की लैंग्वेज में समझाता हूँ क्या है। A union B is X such that X belongs to A और X belongs to B। इसका मतलब है ये है यूनियन। तो यूनियन का मतलब हमारे लिए क्या होगा, और हमेशा याद रखो यूनियन का मतलब होगा और, या तो एलिमेंट ए को बिलोंग करे या फिर बी को, या फिर बोथ भी लिख दोगे तो भी चल जाता है, ए को करे या बी को करे या दोनों को भी करे तो भी चलेगा। आइदर बिलोंग्स टू ए और बी, तो ये और से इसको पहचानते हैं हम लोग हमेशा। तो यूनियन ऑपरेशन है क्या, यूनियन का मतलब होता है वैसे टोटल कलेक्शन, टोटल कलेक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि ये है क्या यूनियन। सेट ए मेरे पास ले लेता हूं मैं 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी मैंने ले लिया मान लो 3 4 5 6। अब मुझे लिखना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट लिखूंगा। देखो ए यूनियन बी क्या, एक्स, सच दैट एक्स इज आइदर एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी और बोथ। एक्स या तो ए को बिलोंग करे या तो बी को बिलोंग करे या फिर दोनों को भी कर जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या है, टोटल कलेक्शन, टोटल कलेक्शन जो दोनों सेट्स के पास में लाके टोटल कलेक्शन थी। अब वो टोटल कलेक्शन थी क्या, 1 2 3 4 इसका आ गया, 3 4 5 6 इसका आ गया, लेकिन 3 4 दोनों के पास है तो मैं 2 बार तो लिखूंगा नहीं, तो वो कितनी बार लिखी जाएगी, एक ही बार। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब है कि टोटल कलेक्शन ले लो, ए के भी सारे एलिमेंट उठा लो, बी के भी सारे, ए के भी उठा के ले आओ सारे, बी के भी उठा के ले आओ, और जो ऑब्वियसली कॉमन है वो 2 बार तो लिखोगे नहीं। तो ये क्या आ गई मेरे पास, टोटल कलेक्शन ए और बी के मिला के। जो है पॉइंट समझ आया, ए यूनियन बी इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। ए को बिलोंग करते हो वो भी ले लो, बी को बिलोंग करते हो वो भी। तो यूनियन का मतलब क्या है, टोटल कलेक्शन ले लो दोनों। तो ये हमारे पास हो गया यूनियन। अब इस यूनियन को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये यूनिवर्सल सेट, यू लिख रहा हूं, यू नहीं भी लिखूंगा तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना कि रेक्टेंगल का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। ये मैंने बनाया सेट ए, ये मैंने बनाया सेट बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है मेरे पास, शेड कर रहा हूं मैं, ये टोटल एरिया शेडेड बाय, देखो ए की कलेक्शन ए का सर्कल, बी की कलेक्शन बी का सर्कल, और मैं कह रहा हूं टोटल कलेक्शन शेड कर दो। तो टोटल कलेक्शन जो आप शेड करोगे वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो ये जो शेडेड एरिया आया है ये क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी है। ये क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी। तो वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी को, टोटल एरिया शेड कर देंगे, टोटल एरिया शेडेड, टोटल एरिया को शेड कर दिया, ए का भी बी का। पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि यूनियन का क्या मतलब है। ऐसे ही मान लो 3 सेट है, अभी तो मैंने 2 का एग्जांपल लिया, मान लो 3 सेट है हमारे पास, ए बी और सी। ये ए है मान लो, ये बी है मान लो, और ये सी है। बाहर भी हो सकते हैं, ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ए है बी है सी है, ये यूनिवर्सल है। तब क्या करोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब क्या है मेरे पास कि ए बी और सी तीनों की कलेक्शन ले लो, तीनों की कलेक्शन लेनी है तो तीनों का सर्कल्स को शेड कर दो। ये हो गया मेरे पास ये तो टोटल एरिया शेडेड मेरे पास क्या आ गया, इस टाइम पे ऐसा दिखाई देने लग गया मुझे। तो बेसिकली यूनियन का बेसिक मतलब है कि टोटल एरिया शेडेड ले लो, टोटल कलेक्शन ले लो। ये पहली चीज है हमारे पास यूनियन, ये पहला सेट है हमारे पास, ठीक है।
आगे चलते हैं हम इससे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, यूनियन की प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूं एक बार। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी यूनियन ए। इसको क्या बोलते हैं आप, कॉम्यूटेटिव। याद आ रहा है आपको, आपने पहले भी ये ऐसे लॉज पढ़े, कॉम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं, दोनों बराबर है। और बराबर है क्यों, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, टोटल कलेक्शन ऑफ ए एंड बी, और ये क्या है, टोटल कलेक्शन ऑफ ए एंड बी। इसको देखूं या इसको देखूं, एलिमेंट जो आने हैं वो सेम ही आने। पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड, ए यूनियन बी का यूनियन ले लो सी के साथ, या फिर ए का यूनियन ले लो बी यूनियन सी के साथ। इसे आप एसोसिएटिव लॉ बोलते थे, याद करो। आपने क्या करा है, ए यूनियन बी मतलब पहले ए और बी की कलेक्शन को जोड़ लो, फिर उसको सी के साथ जोड़ दो। इसका मतलब ये क्या हुआ है, टोटल कलेक्शन आई है ए बी और सी की। ऐसे यहाँ पे वो कह रहा है पहले बी और सी को जोड़ लो, बाद में ए की कलेक्शन उसमें जोड़ लो। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में हुआ क्या है हमारे पास, दोनों में कलेक्शन की कौन सी आई है, बेसिकली सेम आई है। और वो कलेक्शन है क्या, ए की, बी की और सी के, तीनों के एलिमेंट उठा लिए हैं, उसको कह रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तीसरी प्रॉपर्टी, हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का और लॉ का वो एक ही बात है। तीसरी प्रॉपर्टी, ए यूनियन फाई। किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन लिया। अब यूनियन का मतलब क्या था, टोटल कलेक्शन। तो इसका मतलब ए की कलेक्शन लो और फाई की कलेक्शन लो। और फाई की कलेक्शन होती क्या है मेरे पास, फाई के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो फाई की कलेक्शन में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जब टोटल कलेक्शन देखूंगा तो वो क्या मिलेगी मुझे, ए ही मिल जाएगी। मिल जाएगी या नहीं, तो वो हमारे पास ए आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आ जाएगा। कैसे, ए की कलेक्शन में ए की कलेक्शन ही ऐड कर ली, तो टोटल कलेक्शन किसकी बची है, ए की ही बची है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। अब एक यू यूनिवर्सल का है, ये लिख देता हूं, यूनिवर्सल सेट है, बीच में ये यूनियन है और ये सेट ए है। तो यू का यूनिवर्सल सेट क्या था, सबसे बड़ा सेट पॉसिबल। तो यूनिवर्सल सेट में आप ए की कलेक्शन लो और यूनिवर्सल सेट की कलेक्शन लो और दोनों को ऐड कर लो, तो आपको क्या मिलने वाला है, यूनिवर्सली। क्योंकि यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा सेट है, उसमें ए ऑलरेडी कंटेन्ड है। ए की कलेक्शन लाओ या ना लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यू के पास तो सारे एलिमेंट पहले ही प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन से रिलेटेड। इन प्रॉपर्टीज के कुछ कुछ नाम भी हैं, हालांकि वो नाम यूज होते नहीं है। जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ बोल देते हैं, इसे एसोसिएटिव लॉ बोल देते हैं, इसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोल देते हैं, इसको इडम्पोटेंट लॉ बोल देते हैं। ये नाम आपको याद करने की कोई खास जरूरत है नहीं, जो याद करने होंगे मैं साथ साथ बताता रहूंगा। वैसे आप चाहो तो एनसीईआरटी पेज नंबर 15 पे ये लिखे मिलेंगे आपको सारे नाम, सारी प्रॉपर्टीज। अब वहां से जब नोट्स बना रहे होगे तो उसको रेफर कर सकते हो। ये हो गया मेरे पास यूनियन। तो यूनियन क्या था, टोटल कलेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब आ जाते हैं हम अगले ऑपरेशन पे, सेकेंड ऑपरेशन जो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। पहली जो हमने पढ़ी वो क्या है हमारे पास, यूनियन। यूनियन का मतलब टोटल कलेक्शन। दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, इंटरसेक्शन। अब देखो इंटरसेक्शन का मतलब है, इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से, ऐसे। ये उसका सिंबल है। फिर से जय माता दी, जाके उस पेज पे सिंबल लिखते रहना जो मैंने सबसे पहले पेज पे बताया था। वो थ्रू आउट जब भी आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब लिख रहा हूँ। अभी चैट बॉक्स में कुछ मत लिखो बेटा, मुझे मैसेज क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन अभी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब मैं चैट बॉक्स खोलूंगा उसके बाद ही पढ़ूंगा। अभी मत लिखो, डाउट का मौका दूंगा और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का बेसिक मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है क्या, इट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो इसमें जो आया है वर्ड कौन सा आया है, एंड। और उसमें जो आया था कौन सा आया था, और का मतलब हमेशा क्या होगा,
यूनियन। एंड का मतलब हमेशा क्या होगा, इंटरसेक्शन। एंड का अब वो क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट ले लो जो ए में भी है एंड बी में भी है, इसका मतलब बोथ में होने चाहिए। वो एलिमेंट लोगे जो कि दोनों में है। मैं एग्जांपल देता हूं इसका। मान लो ए हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और बी हमारे पास है 3, 5, 7। तो आप ए इंटरसेक्शन बी अगर देखो तो क्या कहोगे, ए और बी में जो जो कॉमन एलिमेंट है उसे क्या बोलोगे, इंटरसेक्शन। अब आप देखो ए और बी में एक ही कॉमन एलिमेंट है 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, ये बन जाएगा। ऐसे ही बाय चांस मेरे पास ऐसा होता कि ए मुझे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और बी मेरे पास होता 5, 6, 7 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो जाता। तब अगर मुझे कोई कहता है ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी का, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट देखो, इसमें 1, 2, 3, 4 है, इसमें 5, 6, 7 है, इन दोनों में से किसी में भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम क्या कहते थे, 5, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, नल सेट आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसको लिख देंगे हम 5। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है हमारे पास, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लिख लो, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लिख लो। अब वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करना होगा ऑब्वियसली, तो ये ए, ये बी, ये यू, अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या था, कॉमन एरिया, कॉमन एलिमेंट्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, एरिया, कॉमन एरिया ऑफ ए एंड बी। एरिया का मतलब ये नहीं है कि तुम इसका एरिया सर्कल वाला एरिया निकालने लगो, सिर्फ शेड करने के लिए कह रहा हूँ, कॉमन एरिया। तो ए क्या था मेरे पास, ए ये पूरा सेट था, बी क्या था, ये पूरा सर्कल था, दोनों में कॉमन क्या है, ये। तो ये मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। पॉइंट क्लियर हुआ आपको, दोनों में जो भी कॉमन आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। अब जैसे यूनियन की प्रॉपर्टीज थी वैसे ही हमारे पास इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज है, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज लिख देता हूं मैं आपको। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज बराबर टू बी इंटरसेक्शन ए। देखो क्या फिर से क्या बोलेंगे इसे, कॉम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इज बराबर टू बी इंटरसेक्शन ए। क्यों कह रहे, इसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड का, ए और बी के जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो ले लो, इसका भी यही मतलब है, बी और ए के जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो ले लो, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ, या फिर ए का इंटरसेक्शन ले लो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकते हो। बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हो क्या रहा है, ए बी और सी के कॉमन एलिमेंट लिए जा रहे हैं। इसमें पहले ए और बी के कॉमन लोगे, उसके बाद सी के उसके साथ लोगे, इसमें पहले बी और सी के लोगे उसके बाद ए के लोगे, लेकिन ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या कहना चाहता होगा हमें, कि ए बी और सी तीनों के कॉमन एलिमेंट ले लो, तो वो लेफ्ट हैंड साइड भी वही देगी और राइट हैंड साइड भी वही देगी हमें। पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, ए का इंटरसेक्शन ले रहे हो फाइव के साथ। देखो ये वही लेफ्ट हैंड साइड वही है जैसे यूनियन में चल रही थी। अब ए के पास एलिमेंट बहुत सारे हैं, फाइव के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, और मैं क्या चाहता हूं, वो एलिमेंट ले लूं जो दोनों में कॉमन हो। अब जब इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो दोनों में कॉमन कुछ आ ही नहीं सकता, और अगर दोनों में कॉमन ही नहीं आ सकता तो मैं क्या लिखूंगा, फाइव आ जाएगा। पॉइंट समझ गए यार, ए के पास कुछ एलिमेंट्स होंगे या नहीं भी होंगे, फाइव के पास तो कोई एलिमेंट है नहीं, और अगर फाइव के पास कोई एलिमेंट नहीं है तो इन दोनों का कॉमन हमेशा क्या आएगा, जीरो। जीरो मतलब कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, फाइव लिख दूंगा। फोर्थ, ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन ले लिया मैंने ए के साथ। ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लेता हूं तो क्या मिलेगा, ए, मैं कह रहा हूं ए और ए में कॉमन बताओ क्या है, तो ऑब्वियसली ए ही कॉमन है, इसमें तो ऑब्वियसली बात है। पॉइंट क्लियर हुआ। फिफ्थ, ए का इंटरसेक्शन अगर मैं लेता हूँ यूनिवर्सल सेट के साथ, अभी ये यू क्या लिख रहा हूं मैं, यूनिवर्सल सेट, ए का इंटरसेक्शन लिया यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या मिलेगा, ए,
क्योंकि यूनिवर्सल सेट के पास सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, ये वाले भी होंगे, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा, पूरा का पूरा ए कॉमन आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या था, पूरा बॉक्स, और ए क्या है, ए सर्कल। अब पूरे बॉक्स और ए वाले सर्कल में क्या कॉमन है, ए वाला सर्कल इटसेल्फ, तो वो आ जाएगा हमारे पास। पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक और इसमें खास प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, 6th प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एक बच्चे ने डाउट पूछा है, बेटा अभी मत पूछो डाउट, खैर आपका मैंने डाउट पढ़ लिया, मैं बता देता हूँ। बच्चे ने पूछा सर्कल की साइज कितना भी बना सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, ये तो रफ स्केच है हमारा, कोई ऐसा नहीं है कंपास से बनाया ना कुछ, सर्कल का साइज कितना भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसको आप याद रखो। क्या है, क्या कह रहा है वो, ए इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन क्या हुआ, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक बार ए इंटरसेक्शन बी लिया हमने, एक बार ए इंटरसेक्शन सी लिया हमने, बीच में यूनियन साइन है। बच्चे ने डाउट पूछा है कि रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं, बेटा करेगा, ये मैं बता चुका हूँ। रेक्टेंगल का मतलब ही यूनिवर्सल सेट है, मैंने ये भी अभी बोला था कि मैं यू लिखूं या नहीं लिखूं, इसका मतलब आप क्या लेके चलोगे, यूनिवर्सल सेट ही लेके चलोगे। तो अगर ये यू नहीं भी लिखा हुआ तो भी रेक्टेंगल हमेशा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो उसमें आप परेशान मत हो या टेंशन मत लो कि है या नहीं है। अब एक बार इस प्रॉपर्टी पे स्टार लगा रहा हूँ और इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ कि आई कैसे। वेन डायग्राम से आपको दिखा रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कैसे है। एक बार मैं लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाऊंगा, एक बार राइट हैंड साइड का बनाऊंगा। तो पहले मैं बना रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाऊंगा। ये यूनिवर्सल सेट ए बी सी, ये ए बी, ये सी, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी। तो पहले मैं बी यूनियन सी मार्क कर लूं। आप बी यूनियन सी को तो समझते हो, बी यूनियन सी का मतलब क्या है, बी और सी को पूरा पूरा शेड कर दो, टोटल एरिया शेडेड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी को पूरा शेड कर रहा हूँ, सी को भी पूरा शेड कर रहा हूँ। इस टाइम जो मैंने शेडिंग करी है वो आपको बी यूनियन सी दिख रही है या नहीं, बिल्कुल दिख रही होगी, क्योंकि बी यूनियन सी का मतलब क्या है, टोटल एरिया शेडेड बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी का टोटल एरिया शेड कर दिया, सही। अब उसने कहा ए का भी एरिया शेड कर लेता हूँ, ए का एरिया शेड कर लेता हूँ, ए को रेड वाले से शेड कर रहा हूँ, ए को शेड कर लिया। अब ब्लू वाले से ये ए हो गया, ब्लू वाले से मैंने शेड करा है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब बी और सी का टोटल एरिया। ए वाले से रेड वाले से शेड करा है ए को, ये आपको दिख गया कि ये ब्लू है ये रेड है। अब आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था, दोनों का कॉमन एरिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, कॉमन एरिया वो है जहां पे, देखो स्क्रीन पास ले आया मैं, कॉमन एरिया वो है जहां पे रेड और ब्लू दोनों लाइंस है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो कॉमन एरिया आपको ये दिखाई देगा, जहाँ पे रेड और ब्लू दोनों लाइंस है। अब चाहो तो वीडियो देखना और दोबारा से खुद भी बना के देखना, ये कॉमन एरिया आया है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड के लिए भी बना लेता हूँ एक वेन डायग्राम। ए बी सी, ए बी सी यूनिवर्सल, ऐसा। वो मुझे कह रहा है कि सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी मार्क कर दो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन एरिया। ए इंटरसेक्शन बी कुछ ऐसा होता था, याद करो, ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने मार्क करा है ब्लू से, ए इंटरसेक्शन बी दिख गया आपको। ए और बी का कॉमन एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी, मार्क कर दिया मैंने। अब दूसरा वो उसने मुझे कहा कि आप ए इंटरसेक्शन सी मार्क कर लो।
ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी का कॉमन एरिया, तो ये मैंने रेड वाले से मार्क कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन एरिया, ये मार्क कर दिया मैंने। अब उसने कहा बीच में क्या लिखा हुआ है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता था, टोटल एरिया शेडेड। यूनियन का मतलब क्या होता था, टोटल एरिया शेडेड। इसका और इसका टोटल एरिया शेडेड ले लो। अब टोटल एरिया शेडेड तो दिख ही रहा है हमें, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो फाइनल आया था वो ब्लैक वाला आया था, और यहाँ जो टोटल एरिया शेडेड आया वो ये आया, और दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं नहीं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। तो वेन डायग्राम से हमने क्या प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप एज इट इज याद रखोगे। हुआ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ले लिया है, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लिया है। जैसे आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन वो करते हो ना, जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने ए इंटू बी प्लस सी, तो आप क्या करते हो, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसे ही तो लिखते हो। ये लिखा मैंने, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप पहले करा करते थे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, प्लस माइनस, वही ऑपरेशन यहाँ पे करा है। ठीक है, ये हो गया अपना वेन डायग्राम। फिर भी एक बारी वेन डायग्राम से रिलेटेड आप अभी बेटा, अभी मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा किसी को भी दोनों में से, क्योंकि अब मैं इसको अलग से शेड कर चुका हूँ, वो नीचे वाली शेडिंग दिख नहीं रही है। अब आप इसको वीडियो के थ्रू देखो रिपीट करके, क्योंकि अभी मैं ब्लू और रेड के इसके ब्लैक के नीचे छुप गए हैं, इस वजह से दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप एक बार वीडियो देखना है इसकी दोबारा से, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर लेना। ठीक है, चलो ये हो गई हमारे पास इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज। ठीक, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज के बाद अब आता है जो नेक्स्ट ऑपरेशन में है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.4 से पहले का लास्ट ऑपरेशन है, हालांकि चैप्टर का लास्ट नहीं है, लेकिन 1.4 से पहले का लास्ट ऑपरेशन है, वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट, पहले क्या लिया हमने, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या था, टोटल कलेक्शन। फिर देखा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, दोनों में जो कॉमन होगा वो। उसके बाद देखा हमने क्या, डिफरेंस। अब डिफरेंस, डिफरेंस देखो क्या, एक बच्चा ने लिखा सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ करा दो उसमें। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी तो बहुत अंडरस्टूड सी प्रॉपर्टी है, ए बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन लिया है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो बहुत ऑरल प्रॉपर्टी है, वो मैंने बताया था अभी जब हम कर रहे थे तब भी। एक बार वीडियो देखना फिर से क्लियर हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे a माइनस बी। डिफरेंस तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, a माइनस बी। इसका मतलब क्या होगा, इट इज, इसका मतलब होगा a बट नॉट b। इसको ऐसे रीड भी करते हैं, कई बार स्टेटमेंट लिखी मिलेगी तो आपको ऐसे लिखी मिलेगी, a बट नॉट b, ऐसे सिंबल लिखा मिलेगा a माइनस बी, कैसे भी लिख सकता है वो, b माइनस ए माइनस बी, अलग अलग ऑपरेशन होंगे। अभी देखते हैं हम कैसे, इसका मतलब क्या है मेरे पास, इसका मतलब है a की कलेक्शन में से b की कलेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे मुझे उसने कहा ए सेट क्या है, 1 2 3 4 5, ये ए सेट है। बी सेट है मेरे पास 3 5 7 9, मान लो ये। तो उसने मुझे कहा a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब है a की कलेक्शन अपने हाथ में रखो, तो आपके हाथ में क्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है, इसमें से b की कलेक्शन माइनस कर दो। अब b की कलेक्शन जब आपने माइनस करी तो देखो 3 तो माइनस हो गया, तो 3 गायब हो गया उधर से, 5 भी माइनस हो गया, 5 भी गायब हो गया। अब ये 7 और ये 9 इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये a की कलेक्शन में है ही नहीं। मैंने कहा आप अपने हाथ में ये सारे एलिमेंट रख लो, आपके हाथ में कितने एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5। अब सामने वाला आपसे ये 4 एलिमेंट डिमांड कर रहा है, डिमांड कर रहा है मतलब सब्ट्रैक्ट कराना चाह रहा है, तो आप उसको 3 दे दोगे, 5 दे दोगे, 7 और आपके पास 9 है ही नहीं कलेक्शन में, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 2 4, तो ये मेरे पास आ गया a माइनस बी। a की कलेक्शन में से b की कलेक्शन माइनस कर दी। और अब देखो ये वर्ड्स पढ़ो, a बट नॉट b, इसका मतलब वो कह रहा है जो एलिमेंट a में है पर b में नहीं है, a बट नॉट b। अब देखो यही 3 एलिमेंट ऐसे हैं, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो a में है पर b में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट a में हो b में नहीं हो। एलिमेंट्स
present in A but not present in B. Elements which are present in A but are not present in B. जो elements A में present होंगे B में present नहीं होंगे. Similarly B minus A जब करोगे तो जब B minus A करोगे तो B वाले एलिमेंट्स अपने हाथ में रखो. 3 5 7 9 है. अब A वाले माइनस करने हैं तो जो कॉमन होंगे वो माइनस हो जाएंगे. 3 गया 5 गया, क्या बचा 7,9. तो ये कौन से हो जाएंगे? B बट नॉट A. इसका मतलब क्या है? जो एलिमेंट B में प्रेजेंट है पर A में प्रेजेंट नहीं है. और ध्यान से देखो तो यही तो एलिमेंट है जो B में प्रेजेंट है, A में प्रेजेंट नहीं है. और क्लियर हुआ आपको कि डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है. तो और यहाँ से आप एक और चीज देख पा रहे हो कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू B माइनस ए. देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, A माइनस बी अलग सेट आया, B माइनस ए अलग सेट आया. तो A माइनस बी B माइनस ए के बराबर नहीं होगा. सही है. अब इसको भी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. वेन डायग्राम इसका कैसा दिखाई देगा? ये देखो, वेन डायग्राम से समझा रहा हूं. देखो ये ए था, ए बी था, ये यूनिवर्सल था. ठीक है. अभी मैं बात कर रहा हूँ ए माइनस बी की. ए माइनस बी की. तो ए माइनस बी का मतलब क्या था? ए की कलेक्शन में से बी की कलेक्शन माइनस कर दो. तो ए की कलेक्शन क्या है? ए का सर्कल. ए के सर्कल में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में भी प्रेजेंट है. और वो कौन से एलिमेंट होंगे? ये वाले. तो ये मैं जो एरिया अब शेड कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखो. ये देखो दिखाई दिया. ए की कलेक्शन थी पूरा सर्कल, उसमें से वो कलेक्शन हटानी थी जो बी के पास भी है. तो बी के पास जो कलेक्शन थी वो है ये भी हटा दी. तो बेसिकली ए माइनस बी को आप ऐसे भी कह सकते हो, इट इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा भी दिखाई दे सकता है. क्योंकि एलिमेंट्स वही सब्ट्रैक्ट हुए थे जो हमारे पास दोनों के पास कॉमन थे, क्योंकि बाकियों का तो कोई लेना देना था नहीं. और इसका वैसे भी वर्डिंग्स भी पढ़ो, ए बट नॉट बी. अब मैंने आपको कहा कि इसमें वो एरिया शेड कर दो जो ए के पास है पर बी के पास नहीं है. वो देखो यही एरिया आएगा जो ए के पास है पर बी के पास नहीं है. ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं कि ये वेन डायग्राम है मेरे पास, ये ए है, ये बी है. मैंने आपको कहा बी माइनस ए चाहिए, बी माइनस ए. तो बी माइनस ए का मतलब क्या है? बी बट नॉट ए. इसका मतलब बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए. तो ये आ जाएगा. देखो बी वाले सर्कल में से ए वाला सर्कल गायब कर दिया. ए वाले सर्कल में इसका तो कोई लेना देना है नहीं, तो कौन सा गायब होगा? ये वाला. तो ये किसका वेन डायग्राम हो गया? बी माइनस ए का. ऐसे ये किसका वेन डायग्राम हो गया? ए माइनस बी का. इसको कभी कभार आपको जो वर्डिंग मिलेगी ऐसे भी मिल जाएगी, ओनली ए, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली ए. इसका भी यही मतलब है. देखो वेन डायग्राम से सिर्फ ए में जो प्रेजेंट होंगे. ओनली बी, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ओनली इन बी. इसका मतलब सिर्फ इस एरिया की बात हो रही है, क्योंकि ये वाले वो एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट होंगे. लेकिन हमें कौन सा चाहिए? ओनली बी. ओनली बी मतलब ये वाला एरिया आएगा. ये हमारे पास है डिफरेंस. तो डिफरेंस क्या था फिर से देख लो एक बार. ए माइनस बी का मतलब है ए की कलेक्शन में से बी की कलेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो. और सब्ट्रैक्ट कौन सा होगा? जो उनमें कॉमन है. तो ए के पास था 1 2 3 4 5, बी के पास था 3 5 7 9. तो 3 5 कॉमन था, वो हटा दिया, ये आ गया ए माइनस बी. सिमिलरली लिखा हमने बी माइनस ए. अब एक छोटी सी डेफिनेशन मुझे आपको और बतानी है, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर पाएंगे. और वो डेफिनेशन है हमारे पास डिसजॉइंट सेट की. डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट जो हमारे पास, एक बच्चे ने डाउट पूछा, कैन इट बी अ सिंगल सर्कल फॉर बोथ ए एंड बी? जब बेटा ए और बी बराबर हो जाएंगे तो उनका सर्कल कोइंसाइड करना लगेगा. कुछ कॉमन ना हो तो अलग अलग. हाँ अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन बताइए. बिल्कुल सही बताइए, एक बच्चे ने लिखी है. डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है जिसमें
एलिमेंट कोई भी कॉमन ना हो, इसका मतलब उनका ए इंटरसेक्शन शुड बी 5। सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब ही देखो, डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए 5। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, कॉमन। कॉमन क्या है ही नहीं कुछ, और कॉमन कुछ नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या है 5। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ their intersection is 5, if a intersection b is 5। और डिसजॉइंट सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ये सेट ए, ये सेट बी। अब देखो सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल ए सेट मेरे पास है, मान लो 1 2 3 4, और बी सेट मेरे पास है 5 6 7। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 5, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो मैं क्या कह दूंगा, दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे ही ये मैंने 2 के लिए लिखा है, 3 भी हो सकते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 आ जाए तो एबीसी तीनों डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर 3 सेट में आपस में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएंगे, वो तीनों डिसजॉइंट हो जाएंगे। 2 में नहीं है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक वेन डायग्राम और बना रहा हूं, ये यूनिवर्सल सेट, ये मैंने बनाया ए, ये मैंने बनाया बी। यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी। ठीक है, मैं कुछ कुछ चीजें शेड कर रहा हूँ। ये सबसे पहली चीज मैंने शेड करी, ये दूसरी चीज मैंने शेड करी, और ये तीसरी चीज मैंने शेड करी। ठीक है, ये 3 चीजें। अब ये ब्लैक क्या है मेरे पास, ये है क्या, ये इट इज बी माइनस ए, है या नहीं, अभी पढ़ा था। ये क्या है मेरे पास, ए माइनस बी, है या नहीं, अभी पढ़ा था। और ये क्या है मेरे पास, इट इज ए इंटरसेक्शन बी, ये भी अभी पढ़ा था। ये तीनों अलग अलग जगह पे बनाए थे वेन डायग्राम। अब मैंने एक ही में अलग अलग शेडिंग दिखा दिया। ब्लू वाला रीजन कौन सा है, ए माइनस बी वाला। ब्लैक वाला रीजन है बी माइनस ए वाला, और रेड वाला रीजन है ए इंटरसेक्शन बी वाला। सही बात है। अब मुझे ये बताओ, ब्लू रीजन, रेड रीजन और ब्लैक रीजन, इन तीनों में कुछ भी कॉमन है आपस में, कोई भी स्पेस कॉमन है, कोई एरिया कॉमन है, कोई एरिया कॉमन नहीं है। ब्लू का अपना एरिया है, रेड का अपना एरिया है, और ये सेपरेटेड है इन बाउंड्री से, इनमें कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। ये अपना एरिया है, ये अपना एरिया है, ये अपना एरिया है। तो हम क्या बोलेंगे, सेट्स ए माइनस बी कॉमा ए इंटरसेक्शन बी कॉमा बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। ये सेट, ये सेट और ये सेट तीनों आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट है। और डिसजॉइंट सेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तीनों का आपस में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। तीनों का आपस में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। इतना पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा।